हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आपका प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस आप सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। तो चलिए हम आपके बीच आज बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा और बहुत ही छोटा सा लेक्चर लेके आए हैं। लेकिन जितना छोटा होता है उतना खतरनाक होता है, ये भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी जो काम सुई करता है वो काम तलवार नहीं करता है। तो ज़रा सावधानी से सतर्क हो जाएगा। जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आज हम आपके बीच केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आए हैं और प्लस इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर को छोड़ के भी। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से होंगे ताकि ये पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज करवा सकूं। तो आपको मैं बताता हूं कि सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर आपका है जिसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसमें आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल 9 के बराबर है ये नहीं है। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपको नहीं है, यानी आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल का नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि सर नहीं आएगा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरी का ही क्वेश्चन आपके पास आएगा। फिर भी आपको सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में या फिर +5 नंबर में अच्छा क्वेश्चन कैरी आउट करता है। मैंने बताया है कि जहां सुई काम करता है वहां तलवार काम नहीं करता है। तो सुई से काम चलाना है तो आपको ऐसे ऐसे वैसे पढ़ना तो हमको सब चीज़ है। तो इसमें एक से एक खूबसूरत क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आप अगर अपने प्यारे से छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बटन दबा देना है। उम्मीद है आप लोग दबा लिए होंगे। तो सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए और लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। अब आपका स्टार्ट किया जाए। आपके सामने पहला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि भौतिक अधिशोषण में किलो जूल पर मोल में उत्पन्न अनुमानित ऊष्मा ऊर्जा क्या होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है। मैं बेटा बता दूं आपको, 2-3 चीज होता है। एक आपको एब्जॉर्प्शन होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। यानी एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल्स किसी भी सतह के सेंटर तक चला जाता है। जैसे सोफा हो गया आपका, नहीं कोई भी स्पंजी सामान, बस का सीट हो गया आपका। तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल है। तो आपका घर का तोशक हो गया, आप जितना झाड़िएगा, उसको जितना पीटिएगा डंडा से, उतना ज़्यादा अंदर से गंदगी आपको निकलेगा। तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जिसमें अंदर में पार्टिकल्स जितने भी होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होता है, वो आपके सेंटर तक चला जाता है। उसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, उसी को अवशोषण कहा जाता है। ठीक है। और एक प्रोसेस आपका क्या होता है, तो ये आपका बॉडी का प्रोसेस होता है, पूरे बॉडी पर होता है। जितना बड़ा बॉडी होगा बाहर से अंदर तक, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एक प्रोसेस हमारा होता है एडजॉर्प्शन होता है, जिसको हम लोग अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। और ये आपका सरफेस का प्रोसेस होता है, ये पूरे बॉडी में, और ये सरफेस का प्रोसेस होता है। और इस सरफेस के प्रोसेस में क्या होगा कि आपको इसके सतह पर जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो एडजॉर्ब हो जाएंगे। कम वीकली फोर्स से एडजॉर्ब रहते हैं, जिसको वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर आकर आप देखिएगा तो एडजॉर्ब हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, तो बोर्ड का जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहा होगा इस पैनल का, तो ये भी इतने, हालांकि वंडरवाल फोर्स लगता है, कमजोर बल होता है, लेकिन इसके करीब से जो धूल मिट्टी कण पास करेगा ना, जो भी धूल मिट्टी कण इसके करीब से पास करेगा, उस धूल मिट्टी कण को वंडरवाल फोर्स ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा और इस पर चिपक जाएगा। तो इसीलिए टीवी को, फ्रिज को, गोदरेज को, वॉशिंग मशीन को, आपका पैनल को, कैमरा को, किसी भी चीज को हम लोग क्या करके रखते हैं, ढक के रखते हैं। किससे बचने के लिए, इसी एडजॉर्प्शन से बचने के लिए। और एक प्रोसेस आपका होता है सॉर्प्शन। ठीक है। सॉर्प्शन में क्या होता है कि दोनों चीज होता है, यानी पार्टिकल्स आपके सरफेस पे भी होते हैं, यानी इस प्रोसेस में आपको अंदर भी होगा पार्टिकल्स, और इस प्रोसेस में आपका पार्टिकल्स कहाँ होगा, अंदर में भी पार्टिकल्स जाएंगे धूल मिट्टी कण, और सरफेस पर भी पार्टिकल्स होगा। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों होता है, अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं होती है। उसी को सॉर्प्शन यानी शोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
इसको शोषण कहा जाता है, और ये आपका अवशोषण है जो अंदर तक जाता है पार्टिकल्स, और यह आपका अधिशोषण है। तो मैंने इस चैप्टर में आपको आएगा ये 3 कंटेंट है। तो आपको पूछ रहा है अब जो एब्जॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। तो एक आपका केमिकल एडजॉर्प्शन है, केमिकल एडजॉर्प्शन है। अब केमिकल एडजॉर्प्शन का अभी तो यहाँ चर्चा है नहीं, इसलिए मैं इसको अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा। और एक आपका दिया हुआ है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक आपका क्या दिया हुआ है, फिजिकल एडजॉर्प्शन दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे का ये कंप्लेन था कि सर लेक्चर को लेके जाते हैं आप बहुत ज़्यादा। बेटा एक्सप्लेन करना मेरी मजबूरी है, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी किताब देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन टीचर की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि वो उसको अच्छी से अच्छी तरह से बिल्कुल एक्सप्लेन कर दे। यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आएगा, यही 5 नंबर में भी आएगा, आगे चल के यही आपका कंपटीशन में भी पूछेगा। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दे दिया जाए, इसीलिए हम कुछ एक्सटेंड कर देते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी ऐसा चीज़ इसमें न लगे जो आपके समझ में नहीं आए। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है उसी में आपसे पूछ रहा है कि भौतिक अधिशोषण जो होगा, उस भौतिक अधिशोषण में अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी जो आपका इवॉल्व होगा, यानी अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी कितना आवश्यकता होगा, या वो लेगा या देगा, ठीक है। तो वो एनर्जी का मान आपको किलो जूल पर में बताना है, यानी किलो जूल पर मोल में। तो वो आपका 20 से 40 किलो जूल होगा। यहीं पे अगर फिजिकल के जगह पर आपको अगर केमिकल एडजॉर्प्शन दे देता, यहीं पर आपका फिजिकल के जगह पर अगर केमिकल एडजॉर्प्शन दे देता, हो सकता है क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट एनर्जी आपका होता वो आपको 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल के बराबर हो जाता है, 40 से 400 किलो जूल पर मोल के बराबर। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का क्वेश्चन था, आप एब्जॉर्प्शन समझ गए होंगे, एडजॉर्प्शन समझ गए होंगे, सॉर्प्शन समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेटा पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल मार दो बटन दबाओ यार, इतना विलंब मत करो यार, जल्दी शुरू करो, आगे भी चलना है। करते हैं आगे, क्या करना है, क्या करना है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या कहता है कि रासायनिक अधिशोषण में, केमिकल एडजॉर्प्शन है इसका अधिशोषण होता है, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें बनते हैं। तो बेटा केमिकल रिएक्शन जब होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं किसी पेपर को ले लूँ आपके सामने, सपोज करो कि मैं एक पेपर लेता हूँ आपके सामने, आपको समझ में आएगा कि फिजिकल केमिकल क्या होता है। जैसे ये पेपर लिए तो ये आपका क्या है, पेपर है, दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पेपर है। ये पेपर को अगर हम फाड़ते हैं, इस पेपर को हम क्या करते हैं, फाड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। और फिजिकल प्रोसेस में कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिला, मेरे हाथ में क्या है, तो बिल्कुल पेपर है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस, इसको फिजिकल मेथड कहा जाता है, भौतिक विधि होता है। लेकिन इसी पेपर को जब हम जला देते हैं तो मेरे पास क्या मिलता है, नया प्रोडक्ट मिलता है, जिसको राख बोलते हैं, वो आपका केमिकल प्रोसेस हो गया। तो जब हम केमिकल प्रोसेस का क्रिया करवाएंगे तो केमिकल प्रोसेस में जब एक बार सब्सटेंस बन जाएगा तो वो हाईली स्टेबल सब्सटेंस बनेगा, और वहां पर दूसरा परत यानी दूसरा रिएक्टेंट ऐसा कुछ बच नहीं जाएगा अभिकारक कि दूसरा आपका कोई केमिकल रिएक्शन हो। तो पूछ रहा है कि केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल एडजॉर्प्शन जब होगा तो उसमें मात्र एक ही परत बनेगा। कितना परत बनेगा, तो मात्र आपका एक परत बनेगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन होते हैं तो रिएक्शन स्लो हो जाता है, लेकिन कुछ आपको सरफेस मॉलिक्यूल्स बचे रहते हैं जिसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो उस पर परत दर परत बनता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में मात्र एक ही परत बनता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दूध इसका उदाहरण है। दूध बेटा इमल्सन होता है, पायस होता है। आपको पता होना चाहिए कि बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण एक ऐसा विधि होता है जिस विधि के द्वारा तेल को हम लोग पानी में मिला सकते हैं, क्योंकि दूध में ही घी पाया जाता है, दूध में ही मलाई पाया जाता है, दूध में भी आपको बहुत सारे चीज़ जो है पाए जाते हैं, घी ये सब, मक्खन ये सब उसमें मिलाया जाता है। तो उसमें जो मिला हुआ रहता है मक्खन, घी या मलाई, जो दूध में आपका मिला हुआ रहता है वो किस प्रोसेस से मिला हुआ रहता है, तो वो इमल्सन प्रोसेस से मिला हुआ रहता है। तो दूध आपका एक एग्जाम्पल है इमल्सन का, जो उसमें दोनों का दोनों तत्व यानी डिस्पर्स फेज जो होगा, जिसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, या आपको
डिस्पर्स फेज हो गया, एक आपका डिस्पर्सन मीडियम होगा, ठीक है। एक सापेक्षिक माध्य होगा, एक सापेक्षिक माध्यम होगा। सापेक्षिक माध्य जो होगा वो दूसरे में मिलेगा, तो जो दूसरा में मिलता है, जैसे मान लो दूध में आपको क्या मिला हुआ है, तो दूध में आपको मलाई मिला हुआ है, घी मिला हुआ है, तो वो कम मात्रा में पाया जाता है, तो वो आपका डिस्पर्स्ड फेज हो गया। डिस्पर्स्ड फेज हो गया यानी सापेक्षिक क्या हो गया, प्रावस्था हो गया। और सापेक्षिक माध्यम जो हो गया वो डिस्पर्सन मीडियम हो गया, जो उसमें दूध में जिसको मट्ठा तुम लोग बोलता है, पानी रहता है, वो पार्ट आपका डिस्पर्सन मीडियम, जिसको हम लोग सॉल्वेंट विलायक बोल सकते हैं। तो ये आपका लिक्विड का कंपोनेंट होता है। और इसका आंसर क्या होगा, तो इमल्सन का मतलब होता है पायस। इमल्सन का क्या मतलब होता है, पायस, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, टिंडल इफेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, टिंडल इफेक्ट। तो बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, आपको ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, रियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। वैसे ही आपका कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो 10⁵ से लेके 10⁻7 mm के बराबर होता है, 7 mm के बराबर होता है। इतना पार्टिकल्स, यानी ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिस पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ शेप होता है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे बालू को कादो को मिला दो, कादो आप जानते होंगे, कीचड़ आप जानते होंगे, कीचड़ को जब आप मिला दीजिएगा, कीचड़ को क्या कीजिएगा, जब आप मिला दीजिएगा तो पानी कदोड़ हो जाएगा, और उसमें जब देखिएगा तो छोटे छोटे कण, बालू को पानी में मिला दो, ठीक है, तो वो छोटे छोटे कण आपको दिखाई देंगे। और टिंडल इफेक्ट हमारा क्या इफेक्ट कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। जैसे मान लो कि मैं आपके सामने एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेता हूं, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये आपका लिक्विड सब्सटेंस है जो इसमें डाला गया है। कोलाइडल सॉल्यूशन किसी का ले लीजिए, और इसमें ये आपको कोलाइडी पार्टिकल्स है, ये जो रेड कलर का है ये आपका कोलाइडी पार्टिकल्स है, ये आपका क्या है, ये आपका रेड कलर का कोलाइडी पार्टिकल्स है, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स है, ठीक है। कोलाइडी कण हो गया, कोलाइडल पार्टिकल्स आपको ये दिए गए हैं। अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से लाइट को गुजारिएगा, यहाँ से क्या कीजिएगा, लाइट को गुजारिएगा। जैसे ही ये लाइट आप गुजारेंगे तो आप देख पाएंगे कि लाइट आने के बाद यहाँ से ये स्केटर्ड कर जाएगा, यहाँ से ये क्या कर जाएगा, स्केटर्ड कर जाएगा। तो स्केटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट जो है स्केटर्ड कर जाता है, बिखर जाता है, किससे टकराकर, तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स के जो शेप होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं कोलाइडी कण, उस कोलाइडी कण से लाइट जाकर टकराकर वहाँ से बिखर जाता है। और उसी प्रोसेस को दिखाने का काम कौन किया था, जॉन टिंडल ने किया था। और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो टिंडल इफेक्ट आपको किस में देखने को मिलेगा, तो सॉल में देखने को मिलेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन को ही सॉल हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि चीनी को पानी में मिला दीजिएगा, वो बेटा ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसके कण आपको चीनी दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहीं पर आप गम ले लीजिए, आटा ले लीजिए, जिलेबी वाला आटा ले लीजिए, या बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो न बहुत ही यानी पूर्ण रूप में वो मिलेगा ही नहीं, उसके कुछ ना कुछ शेप साइज होंगे। जैसे मैंने बताया 10⁻⁻5 से लेके 10⁻7 के बीच होता है, उससे कम जो होगा वो दूसरे में चला जाएगा, आगे जो होगा वो आपको दूसरे में चला जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉन टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को इसमें से कौन नहीं था, अभी बताएं कि चीनी और पानी को मिला दीजिएगा तो उसके कण आपको दिखाई ही नहीं देगा। चीनी पानी को मिला दो, देखते रहेगा, स्कोप से इसे करके टिक 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 देखेगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्या, उसके कण नहीं दिखाई देंगे तो लाइट के टकराने का काम है, तो लाइट कोई कण रहेगा ही नहीं जिससे वो टकराएगा ही नहीं, तो सीधा पास कर जाएगा। टिंडल इफेक्ट आपको किस में नहीं मिलेगा, तो शरबत पे, शुगर सॉल्यूशन में नहीं देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेटा सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं, एक से एक सब चीज पढ़ा देंगे, पीसीएम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज याद रखो। 70/70 याद रखना, 70/70 लेके ही आएगा। और ओवरऑल प्रैक्टिकल और सब चीज़ ठीक रहा तो 200 से 300 यानी लगभग नंबर सारे हम कवर करवा रहे हैं। तो आपको केवल हमसे ज्वाइन करके कंटिन्यू पढ़ना है, कुछ नहीं बेटा। 2 महीना हम पर विश्वास कर लो, ज़्यादा नहीं, 2 महीना विश्वास करो, 2 महीना में बिल्कुल बदल देंगे, रूपरेखा आप लोग का चेंज कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है, केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन। आपका केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन जो है वो क्या होता है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन जो होगा वो आपका इरिवर्सिबल। जैसे हमने राख बना दिया पेपर को जला के, तो राख से पेपर नहीं मिल सकता है, उसको हम लोग इरिवर्सिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब कहता है कि हार्डनिंग ऑफ लेदर इन टैनिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन, टैनिंग उद्योग में चमड़े का सख्त होना, यानी टैनिंग उद्योग में जो चमड़ा होता है,
चमड़ा से, लेदर से आपका जैकेट बनाया जाता है, लेदर से आपका शूज बनाया जाता है, लेदर से आपका बेल्ट बनाया जाता है, लेदर से आपका घड़ी का बेल्ट बनाया जाता है, लेदर से बहुत सारे आइटम्स आपको, छोटे छोटे पर्स गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सारे चीज़ आपको लेदर से कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो वहाँ पर लेदर को हार्ड कैसे किया जाता है, तो म्यूचुअल कोगुलेशन से, यानी आपका म्यूचुअल स्कंदन विधि से उसको हार्ड करवाया जाता है, बार बार उसको आपस में कोगुलेट करवाया जाता है, और कोगुलेशन की क्रिया कंटिन्यू होती है जिसको म्यूचुअल कोगुलेशन बोलते हैं। और उसका स्कंदन से एक बार वो क्या बनता है जिसको हम लोग एसोसिएटेड कोलाइट्स बोल सकते हैं, जैसे मिसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वैसे हम लोग किसका टैनिंग यानी लेदर को हार्ड करने में सफल हो पाते हैं, और जिसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरह में, अलग अलग चीज में किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो जरा ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि व्हेन NaCl सॉल्यूशन इज एडेड टू FeOH होल 3 कोलाइडल सॉल्यूशन, देन क्या कहता है जब FeOH होल 3 को, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि FeOH होल 3 को जब हम मिलाते हैं किसके साथ, NaCl सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो FeOH होल 3 जो होता है वो बेटा पॉजिटिव सॉल्व होता है। ये क्या होता है, तो पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपके पॉजिटिव सॉल्व होते हैं। और NaCl को जब देखिएगा तो यहाँ से Cl माइनस आएगा, तो ये आपका निगेटिव सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव सॉल्व हो जाएगा। और पॉजिटिव और निगेटिव सॉल्व जब आपस में मिलेंगे तो बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज यानी क्या, आवेश का क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का उदासीकरण, आवेश का उदासीकरण हो जाता है, और पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का निर्माण करते हैं। और न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या बना लेता है, तो FeOH होल 3 क्या हो जाता है, कोगुलेट कर जाता है। FeOH होल 3 क्या कर जाता है, कोगुलेट। कैसे कैसे किया, तो ये आपका पॉजिटिव सॉल्व हो गया, ये आपको Cl माइनस यहाँ से दिया तो ये निगेटिव सॉल्व हो गया, और दोनों को आपस में मिला दिए तो दोनों का चार्ज पॉजिटिव निगेटिव मिल गया, दोनों एक दूसरे से कोगुलेट कर गए, और यहाँ पर FeOH होल 3 क्या हो जाता है, तो स्कंदित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। दबा दिया, बिल्कुल दबाया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायोफिलिक कोलाइट। बेटा लायोफिलिक क्या होता है और लायोफोबिक क्या होता है उसको जानो। लायोफिलिक दो शब्द से बना हुआ है। लायोफिलिक का मतलब होता है लायो आप प्लस फिलिक, लायो प्लस फिलिक, ठीक है। लायो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और फिलिक का मतलब होता है टू लव, वाटर या टू लव, ठीक है। जो जल से स्नेह करता हो, जल से क्या करता हो, स्नेह करता हो, जिसमें पानी बहुत आसानी से मिल जाता है उसी को लायोफिलिक बोलते हैं। और लायोफोबिक किसको कहा जाता है वो भी समझ लो। लायोफोबिक किसको कहा जाता है, तो लायोफोबिक आपके वैसे पार्टिकल्स होते हैं, लायो हो गया अब प्लस आपका फोबिक हो गया। लायोफोबिक कहने का मतलब, लायो मतलब वाटर मैंने अभी बताया है, और फोबिक का मतलब टू हैट यानी जो जल से घृणा करे, जो जल से दूर भागे, जो जल में आसानी से न मिले उसको लायोफोबिक कहा जाता है। अब हम आपके क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायोफिलिक कोलाइट्स, यानी निम्नलिखित में कौन आपका लायोफिलिक कोलाइट्स नहीं है। तो लायोफिलिक कोलाइट्स कौन नहीं होगा, जो एक बार मिल गया फिर दोबारा बैक आएगा या नहीं आएगा, दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, उसी को बोलेंगे। तो लायोफिलिक कोलाइट्स नहीं है। तो मिल्क में आपका पहला एग्जांपल है, मिल्क आपका लायोफिलिक कोलाइट्स होगा। फॉग नहीं होगा। फॉग में क्या होता है, तो फॉग में आपका वाटर वेपर मिला हुआ आता है गैस में। वाटर वेपर किस में मिला होता है, वाटर और गैस। इसमें आपका ये डिस्पर्स फेज होता है। ये क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है, ठीक है। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स जिसको संक्षेपित माध्य बोले थे हम लोग, ठीक है, या प्राक्षेपित माध्य बोले थे। और डिस्पर्सन मीडियम आपका ये होता है, डिस्पर्सन मीडियम आपका ये होता है। ये आपके सॉल्वेंट होते हैं, विलायक होता है, और ये आपका क्या होता है, तो सॉल्यूट होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो फॉग इज योर करेक्ट ऑप्शन, जिसको कुहा बोलते हैं, कुहास बोलते हैं हम लोग। ठंडा का समय है, बिल्कुल चल रहा है, तो अभी वो सब देखने को आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। इमल्सन एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है बेटा, इसमें आपका दोनों का दोनों चीज, यानी आपका डिस्पर्स्ड फेज जो होगा, डिस्पर्स्ड फेज जो होगा, सो डिस्पर्स्ड फेज जिसको हम लोग जनरली सॉल्वेंट बोलते, सॉल्यूट बोलते हैं, और ये आपका डिस्पर्सन मीडियम जो होगा, सो डिस्पर्सन मीडियम संक्षेपित माध्य जिसको बोलते हैं, माध्यम, और इसमें इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये भी आपका लिक्विड होगा और ये भी क्या होगा, लिक्विड होगा। दोनों का दोनों लिक्विड होगा। इन दोनों को मिलाकर जो सॉल्व बनेगा उसी को इमल्सन कहा जाता है। तो कहता है इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स, यानी ये भी लिक्विड, ये भी आपका क्या है, लिक्विड है,
और ये भी आपका क्या है, तो बिल्कुल लिक्विड है जैसा कि आप दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, दो लिक्विड को जब आपस में मिलाया जाता है जिसमें एक लिक्विड डिस्पर्स फेज होता है, दूसरा हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है, दोनों को कोगुलेट करवाते हैं तो इमल्सन यानी पायस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, लायोफिलिक सॉल्व है। लायोफिलिक सॉल्व बेटा सेल्फ स्टेबलाइजर, हालांकि बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, जब सब्जेक्टिव का इसका हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ बहुत मजे से पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पर कम नहीं है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लायोफिलिक सॉल्व क्या कहता है कि अनुत्क्रमणीय सॉल्व है, प्रिपेयर्ड बाय, और क्या कहता है अकार्बनिक यौगिक से बनाया जाता है, और कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट को मिलाकर स्कंदित करवाया जाता है। चौथा दिया हुआ है सेल्फ स्टेबलाइजर यानी स्वतः स्थायी होता है। तो लायोफिलिक सॉल्व आपके क्या होते हैं, स्वतः अस्थायी होता है, इसको अस्थायी होने के लिए दूसरे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। अब कहता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन की दर बढ़ता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन का दर बढ़ता है टेम्परेचर के अनुसार। तो बेटा फिजिकल अधिशोषण यानी भौतिक अधिशोषण जो होता है वो आपका क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। भौतिक अधिशोषण आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के यानी तापमान के, यानी टेम्परेचर को आप अगर बढ़ाइएगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होगा वो आपका घटेगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो आपके होंगे वो क्या करेंगे, तो घटेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेट ऑफ फिजियोजॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन का ही शॉर्ट फॉर्म है, इंक्रीज करेगा कब, जब टेम्परेचर को घटाएंगे, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तापमान लो टेम्परेचर पर ही ये क्रिया करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित सांद्रण से ऊपर जलीय घोल में मिसेल बनाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मिसेल्स इन एक्वा सॉल्यूशन एबव द सर्टेन कंसंट्रेशन। देखो बेटा दो चीज है, जब मिसेल्स का फॉर्मेशन हम लोग करवाते हैं, मिसेल्स जो होता है, मिसेल्स को हम लोग मिसेल्स ही बोलते हैं। तो मिसेल्स को जब हम बनाते हैं तो मिसेल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम आपका क्या है, तो वो आपका बहुत सारे कोलाइड्स को जब आपस में मिलाएंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स भी बोलते हैं। मिसेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स कहने का मतलब संघनित कोलाइड्स, यानी बहुत सारे कोलाइड्स को जब आपस में मिलाया जाता है, आपस में एसोसिएट एक साथ लाया जाता है तो मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक आपको क्राफ्ट टेम्परेचर होता है। क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर बहुत सारे कोलाइड्स आपस में मिलकर मिसेल्स का निर्माण करना शुरू कर देता है, इसको हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। एक क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, इसको हम लोग क्राफ्ट टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राफ्ट ताप बोला जाता है। ठीक है, तो क्राफ्ट ताप बोलते हैं। और एक चीज़ इसमें और ज़रूरी होता है हमारे लिए, वो क्या होता है, तो मोलर कंसंट्रेशन होता है, उसमें क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, और इसको हम लोग क्रिटिकल मिसेल सांद्रण कहते हैं। क्रिटिकल मिसेल क्या बोलते हैं, सांद्रण बोलते हैं। तो कहता है कि ये दो चीज, तो क्राफ्ट टेम्परेचर पर और किस क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन पर बहुत सारे जो आपके क्या होंगे, कोलाइड्स होंगे, वो आपस में एसोसिएट करके किसका निर्माण कर लेगा, तो एसोसिएटेड कोलाइड्स का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग मिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा, तो उसको मिसेल्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मिसेल्स इन एक्वा सॉल्यूशन एबव सर्टेन कंसंट्रेशन, सर्टेन कंसंट्रेशन से ऊपर, तो डू डेकाइल आपको ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो आपको एक निश्चित ताप के बाद जब ऊपर ले जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, मिसेल का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द रिफरेंस ऑफ जियोलाइट्स। क्या कहता है कि जियोलाइट्स के तुलना में, ठीक है, जियोलाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। तो बेटा जियोलाइट्स क्या होता है पहले वो जानो। जियोलाइट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है जियोलाइट्स के विषय में, शायद आप लोग जानते भी होंगे, होशियार है आप लोग। जियोलाइट्स क्या होता है, तो सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। सेप सेलेक्टिव
कैटेलिस्ट होता है, सेल्फ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट होता है। कैटेलिस्ट क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया के वेग को कंट्रोल करता है, घटाता या बढ़ाने का काम करता है, उसी को उत्प्रेरक बोलते हैं। अगर रेट को इंक्रीज करना है तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट लेंगे, डिक्रीज करना है तो निगेटिव कैटेलिस्ट लेंगे। रेट अगर मान लीजिए कि रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, कैटेलिस्ट आपका कम काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रोमोटर को ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कैटेलिस्ट बहुत तेजी से काम कर रहा है, उसके रेट को आपको कंट्रोल करना है बाहर से कोई सामान डाल के, तो वहां पर हम लोग डी प्रोमोटर या पॉइजन को लेते हैं, ठीक है, तब जाके उसको न्यूट्रल करते हैं। तो ये तो इसकी बात हो गई। तो जियोलाइट्स आपका सेल्फ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट जो होता है वही आपका जियोलाइट्स होता है। जियोलाइट्स क्या होता है? सेल्फ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट होता है। तो सेल्फ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट करने का मतलब कैटेलिस्ट जो होगा, जैसे आपका मधुमक्खी का छत्ता, ये आपका क्या होगा? तो मधुमक्खी का छक्का, इससे पहले भी हमने पढ़ाया है एक लेक्चर में। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, आप जानते होंगे गांव देहात में मध लगाता है, तो मधुमक्खी के छत्ता से जब मधुमक्खी को हटाकर मध हम लोग निकाल लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो फिर से क्या कर जाता है? फैल जाता है। वो जो फिर से फैल जाता है, तो उसका छेद, उसका छिद्र जो होगा, उसके होल्स जो होंगे, उसका होल्स और किसका? तो जो रिएक्टेंट्स होगा और प्रोडक्ट होगा उसका शेप, जो आपका अभिकारक जो होगा सो, और जो प्रतिफल बनेंगे सो, उसका जो आकार होगा, उन दोनों का आकार और जियोलाइट्स के जो छिद्र होंगे उसके आकार को देखकर हम लोग कैटेलिस्ट को चुनते हैं। और वो रिएक्शन कैसे होता है? उसमें जो होल रहता है उसमें आपको रिएक्टेंट्स जाके फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो वहाँ पर वो पकड़ के, और वहाँ पर रिएक्टेंट्स आपको, ये कैटेलिस्ट का काम किया, वो रिएक्टेंट्स गया, इसका रिएक्शन करवा दिया, और वहीं पर उसको किस में बदल देता है? प्रोडक्ट में बदल देता है। अगर शेप के आधार पर नहीं लेंगे, प्रोडक्ट बड़ा बनेगा तो वो फट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं आपका एक एग्जांपल जियोलाइट्स का देता हूँ, जैसे ZSM आपका दिया हुआ है, ZSM-5 जो है, तो ZSM एक ऐसा जियोलाइट्स है जो अल्कोहल को किस में बदल देता है? अल्कोहल को चेंज कर देता है। अल्कोहल को चेंज करके गैसोलाइन में बदल देता है। किस में बदल देता है? गैसोलाइन में चेंज कर देता है। तो गैसोलाइन, तो अल्कोहल को गैसोलाइन में चेंज करने के लिए हम लोग सेल्फ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, और वही आपका जियोलाइट्स होता है। वही क्या होता है? जियोलाइट्स होता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है, तो कहता है दे आर यूज्ड एज कैटाइन एक्सचेंजर। बिल्कुल सही चीज है, कैटाइन एक्सचेंजर की तरह काम करता है। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विच इनेबल्स देम टू टेक ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ता का ओपन स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या करता है? मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ये भी सही चीज है। दे आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन नेटवर्क में होता है, और एल्यूमिनियो सिलिकेट से बना होता है। ये भी सही चीज है। अब गलत कौन है भाई? विच ऑफ द सम ऑफ द SiO4 माइनस, SiO4 माइनस यूनिट्स आर रिप्लेस्ड बाय, नहीं, कुछ आपके ये रिप्लेस्ड, क्या कहता है कि सम ऑफ द SiO4 यूनिट्स आर रिप्लेस्ड बाय AlO एंड Al4 माइनस इन जियोलाइट्स। ये आपका गलत ऑप्शन है। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है? क्या कहता है कि उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है। बेटा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी, यानी अधिशोषण के या अधिशोषण प्रमेय के, यानी क्या, उत्प्रेरक के अधिशोषण प्रमेय के अनुसार क्या होगा? स्पीड जो होगा रिएक्शन का वो बढ़ जाएगा। तो आपका कब बढ़ेगा? तो कहता है एडजॉर्प्शन, पहला दिया हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स एट द एक्टिव सेंटर्स ऑफ द कैटालाइसिस इंक्रीजेज ड्यू टू एडजॉर्प्शन। नहीं, गलत चीज। एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज करेगा तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ जाएगा। अब कहता है एडजॉर्प्शन प्रोसेस प्रोड्यूसेस हीट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज। हाँ, एडजॉर्प्शन आपका क्या करता है? तो कह रहा है कि एडजॉर्प्शन थ्योरी कैटेलाइसिस, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटेलाइसिस से स्पीड जो होगा रिएक्शन का वो आपका इंक्रीज कर जाता है। ये इंक्रीज तब करेगा कैटेलिस्ट के कारण। तो कैटेलिस्ट हमारा क्या करता है? कैटेलिस्ट एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है। कैटेलिस्ट का क्या काम होता है? जैसे आपका जनरल रिएक्शन ऐसे हो रहा है, ये आपके रिएक्टेंट्स है, ये आपके प्रोडक्ट हैं, तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, जो रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। कैटेलिस्ट क्या करेगा? आपको तो दूसरा रास्ता दे देगा, एक ऐसे करके यहाँ एक रास्ता ऐसे दे देगा, और ये विथ कैटेलिस्ट है, ये कैटेलिस्ट वाला पाथ, विथ कैटेलाइटिक पाथ, ये आपका कैटेलाइटिक पाथ है जो कैटेलिस्ट की मदद से, और ये विदाउट कैटेलाइटिक, विदाउट कैटेलिस्ट। यहाँ पर
कैटेलिस्ट नहीं है, आपका कैटेलिस्ट उत्प्रेरक इसमें नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा तो तेजी से अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगा, फाट 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 तेजी से होगा। तो एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एडजॉर्प्शन आपका क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोलाइडल विलयन को नष्ट करने के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली विधि क्या होता है। तो द मेथड यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को नष्ट करना है तो बेटा बहुत आसान सा काम है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पेप्टाइजेशन करवा देंगे बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या करवाएंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को आप क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे, अपने टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स को डालिएगा तो डिसोसिएट कर जाएगा आयंस के फॉर्म में फिर से वो, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, नेचुरली न्यूट्रल होता है। हम जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स को डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाएंगे, टूट जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लायोफिलिक कोलाइट्स आर स्टेबल ड्यू टू। लायोफिलिक कोलाइट्स क्यों स्टेबल होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो लायोफिलिक कोलाइट्स स्टेबल होता है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स आपके लेयर ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम ऑन द पार्टिकल्स, क्या कहता है कि ये जो आपका डिस्पर्सन मीडियम में पार्टिकल्स का परत बन जाता है, और जब डिस्पर्सन मीडियम में पार्टिकल्स का परत जम जाएगा तो उसके बाद उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स को कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहां से वो बाहर के मॉलिक्यूल्स को खींचकर अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा। तो इसीलिए लायोफिलिक कोलाइट्स क्या हो जाते हैं, जब एक बार कहानी है कि लायोफिलिक कोलाइट्स स्टेबल हो गया, यानी लेयर ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम ऑन द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के ऊपर डिस्पर्सन मीडियम का एक परत जम जाता है और वो उसको पूर्ण रूपेण क्या कर देता है, सुरक्षित कर देता है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा अस्थायी हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सॉलिड सरफेस इज ड्यू टू। मैंने बताया था कि ये सॉलिड सरफेस आपका बोर्ड है भाई, इस पर भौतिक अधिशोषण की क्रिया हो रही है। आपको लोग दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे धूल मिट्टी कण है, नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा भाई 3.5-4 लाख का कैमरा लगे है, तो जरूरी धूलों मिट्टी कण को दिखा रहा होगा, ठीक है। एक एक धूल मिट्टी कण को तुमने तक पहुंचा रहा होगा। वो धूल मिट्टी कण जो इस पर अधिशोषित है वो आपको इस बोर्ड के सतह के द्वारा, इस पैनल के सतह के द्वारा एक वांडर वाल फोर्स लगता है सतहीय अणु के द्वारा, और जो उसको आकर्षित करने का काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, वांडर वाल फोर्स इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए कौन गलत है, भौतिक अधिशोषण के लिए कौन गलत है। ऑन सॉलिड रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही चीज़ है। केमिकल आपका इरिवर्सेबल होता है, एकदम सही चीज़ है। ये आपका उत्क्रमणीय होता है, वो अनुत्क्रमणीय होता है। एडजॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज, एडजॉर्प्शन का तापमान बढ़ेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन घटेगा, ये आपका गलत दिया हुआ था। तीसरा कहता है एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल सही चीज़ है, स्पॉन्टेनियस तात्क्षणिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट कहता है बोथ इंथाल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन दोनों निगेटिव होता है, डेल एच भी निगेटिव होता है और डेल एस भी निगेटिव होता है, बिल्कुल सही चीज़ है, नो डाउट कहीं से कि ये गलत चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक है बेटा जो किस पर काम करता है, तो जो मिक्सचर के अलग अलग प्रकार के मिक्सचर में जो अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो इफिशियंसी होती है एडजॉर्प्शन करने का, उसी पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है, एक आपका प्रयोगशाला का एक ऐसा तकनीक है जो सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी मिक्सचर में जितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं उस सारे पार्टिकल्स को आपस में पृथक करके अलग करने के लिए एक टेक्निक, लैबोरेटरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। तो एडजॉर्प्शन इफिशियंसी ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर, ये किस पर डिपेंड करता है, तो आप जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को अलग करना चाहते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के एडजॉर्प्शन करने की जो क्षमता है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सो देखिएगा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफोबिक सॉल्ट। लायोफोबिक जो जल से विद्रोह करता हो कौन होगा, सल्फर, सल्फर जल से विद्रोह करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मैंने रिएक्शन करवाया
तो क्या बन गया भाई, NH3 बन गया। बिल्कुल सही चीज़ है। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में कुछ टाइम लगता है, रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कुछ टाइम लगता है। क्या होता है कि ये नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स टूटेगा तो समय लगेगा, समय लगेगा, एनर्जी भी लगेगा, समय भी देंगे लगेगा और ऊर्जा भी देना होगा। वैसे ही आपके हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना होगा, तो इसको तोड़ने में समय लगेगा, इसको तोड़ने में समय लगेगा, ऊर्जा लगेगा, समय लगेगा, ऊर्जा लगेगा, समय लगेगा और क्या लगेगा, ऊर्जा भी लगेगा। तो ये टूटेगा, तो इसके टूटने में और फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो निर्माण होगा, उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब मिलेगा तो इसके बनने में भी, तो आपको बनने में समय लगेगा, बनने में समय लगेगा। तो होगा क्या, आदमी बेवकूफ़ नहीं है, हम इसको एनर्जी देंगे, हम इसको एनर्जी देंगे, तो इसमें हम एनर्जी देंगे, मेरे द्वारा ऊर्जा दिया जाएगा। तो मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है, सीधा सा बात जान लो, मेरा भी तुमसे स्वार्थ है, तुम्हारा भी हमसे स्वार्थ है। इसीलिए कहते हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी मारो उसको, दबाओ एकदम। तो स्वार्थ कहीं ना कहीं होता है, आप जब तक स्वार्थी नहीं बनेंगे तब तक आपको एक दूसरे से अटैचमेंट बहुत कम होगा। तो स्वार्थ बनना चाहिए, स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन इतना हद तक मत हो कि किसी के पास गिर जाओ। अपने अभिमान और स्वाभिमान को बचाकर हमेशा सब काम करो, लेकिन अपने आप को झुकने मत दो। जहां आवश्यकता हो इतना विनम्र हो जाओ जिसकी कोई आवश्यकता ना हो, लेकिन सामने वाला आदमी को वो विनम्रता कमजोरी आपका नहीं नजर आना चाहिए। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर ये टूटा, तो हमने यहाँ क्या किया, एनर्जी दिया, इसको टूटने में मैंने क्या किया, एनर्जी दिया, इसमें ऊर्जा दिए, इसमें ऊर्जा दिए, और ये जब बना तो यहाँ से हमको एनर्जी मिला। हो सकता है हम ज़्यादा लगाएं, कम मिला। अब इस रिएक्शन के रेट को आपको अगर बढ़ाना होगा, रिएक्शन के रेट को आपको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ कैटेलिस्ट लेना होगा। तो हैबर प्रोसेस में कैटेलिस्ट हम आयरन को लेते हैं, आयरन को लेंगे तो सीधी सी बात है, जो रिएक्शन पहले हो रहा था जिस रेट से, अब आपका स्पीड फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको और तेजी से बनाना है, यानी क्विक बनाना है, यानी रिएक्टेंट्स लिए और तेजी से प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैसे किसी काम को हम गांव में करवाते हैं, जल्दी काम चाहिए तो लेबर को बढ़ा देते हैं, टाइम आवर बढ़ा देते हैं, 8 घंटा की जगह पर 10 घंटा काम करो, जैसे ठेका में करता है। 4 आदमी का काम है, 6 आदमी को लगा दिए, फटाफट 4 घंटा में उतार के चला गया सब। होता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ आपका, तो ये आपका Fe क्या हो गया, तो कैटेलिस्ट हो गया, ये आपका कैटेलिस्ट हो गया, ये जो उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, मॉलिबीडियम को ले लेंगे, MO यानी मॉलिबीडियम को ले लेंगे, मॉलिबीडियम को ले लेंगे। जो मॉलिबीडियम आपका किसका काम करेगा, प्रोमोटर का काम करेगा, ठीक है। ये कैटेलिस्ट का जो क्षमता है, यानी जिससे आपका Fe जो उत्प्रेरक था, जो आपके हैबर प्रोसेस में अमोनिया के निर्माण में स्पीड को बढ़ा रहा था, उसकी जो क्षमता थी, उस क्षमता को मॉलिबीडियम आके बहुत बढ़ा देगा, यानी उसकी क्षमता को मॉलिबीडियम बढ़ा देगा। कैटेलिस्ट और तेजी से काम करना शुरू कर देगा, उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी पोटेंशियल, तो रिएक्शन बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें चाहिए क्या, तो Fe प्लस MO चाहिए, किसमें, हैबर प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पेप्टाइजेशन प्रोसेस क्या होता है भाई। तो पेप्टाइजेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन करवाया जाता है। जो कोलाइडी विलियम्स होते हैं या कोलाइड्स होता है, उसको प्योर करने के लिए हम लोग पेप्टाइजेशन विधि का इस्तेमाल करते हैं बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि कॉड लीवर वाइल क्या है भाई। तो कॉड लीवर वाइल आपका एक क्या है, तो सॉल है, जो बनता कैसे है, तो तेल को पानी में मिलाएगा तो कॉड लीवर वाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तेल को पानी में मिलाइएगा तो कॉड लीवर वाइल बन जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एडजॉर्प्शन इज यूज्ड इन ऑल केसेज। एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल सभी जगह हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है, तो जो आपका समांग उत्प्रेरण होगा, समांग उत्प्रेरण की क्रियाएं जब होगी तो होमोजेनियस कैटेलाइसिस में आपका कभी भी एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो एडजॉर्प्शन सब जगह काम करेगा, यूज में लाया जा सकता है, लेकिन होमोजेनियस कैटेलाइसिस में काम में नहीं आता है। तो अब आप लोग चाहते हैं, तो अभी भी समझ में नहीं आया यार, दबा लो, मैं बार बार कहता हूँ 2 महीना समय मांग रहा हूँ भाई, 2 महीना दे दो, बिल्कुल रिलैक्स रहो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉग। मैंने अभी बताया है कि किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र का उदाहरण आपका फॉग होता है। तो फॉग बेटा लिक्विड इन गैस, वाटर जो गैस में मिलता है, कुहेस जिसको बोलते हैं, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोल्ड नंबर क्या होता है। मैंने बताया था, मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ बताया था कि गोल्ड संख्या क्या होता है। तो गोल्ड संख्या के विषय में वहाँ हम बताए हैं आपको क्या होता है कि गोल्ड सॉल होता है। गोल्ड सॉल का अमाउंट 10 ml ले लेंगे और उसमें सोडियम क्लोराइड का एक ऐसा विलियन जिसमें 10 ml आपका क्या उपस्थित हो, तो सोडियम क्लोराइड उपस्थित हो, और उसका 1 ml अमाउंट को लेके जो गोल्ड का स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल है उसमें डाल देते हैं और वो उसको स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और वही प्रोटेक्शन जो उसको देता है, यानी संरक्षण जो देता है, उसकी क्षमताओं को मेजर जिस संख्या में किया जाता है उसी संख्या को गोल्ड संख्या कहा जाता है। और गोल्ड संख्या मिनिमम किसका होता है, तो जिलेटिन का। मैंने वहाँ पर आपको टेबल लिखवा दिया है, केमिकल काइनेटिक्स वाला जो एक चैप्टर है पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने टेबल लिखा है रासायनिक गतिकी में, ठीक है। तो जिलेटिन का आपका 0.01 से लेके 0.005 से लेके कहाँ तक, 0.01 तक होगा। और सबसे ज़्यादा आपका स्टार्च का होता है। स्टार्च का गोल्ड संख्या कितना होता है, तो 25। तो सबसे कम किसका हो गया, तो जिलेटिन इज योर करेक्ट आंसर। जिलेटिन आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सतर्क हो जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, द फ्रेश प्रिसिपिटेट कैन बी ट्रांसफर्ड इन कोलाइडल solution by the fresh precipitate can be transferred in colloidal solution by पेप्टाइजेशन। किसके द्वारा, पेप्टाइजेशन के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोलाइडल पार्टिकल्स का, यानी वैद्युत क्षेत्र में जो आपके कोलाइडिकन के मूवमेंट होते हैं, इसी को बेटा हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, या इसी को हम लोग केटाफोरेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटाफोरेसिस भी बोलते हैं। नो डाउट, मेरे ख्याल से नहीं लगना चाहिए कि डाउट होगा। तो आपके बीच मैंने एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा लेक्चर लाया। ये कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करेगा, गलत लगा होगा यानी अच्छा पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर कुछ कमी आपको नज़र आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्विक, मैंने पहले ही बताया था कि शारदा क्लासेज आपका ऑनलाइन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सब चीज़ विद्यार्थी के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि ये आपका चैनल है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपके अनुकूल ही सब चीज़ यहाँ होगा। तो आपको कहीं किसी भी प्रकार का कमी लगता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपने जितने भी सखे संबंधी साथियों हैं, साथी जितने भी हैं, उनको आप शेयर कीजिए और बताइए और उनको कहिए कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ो, ठीक है। और आप भी पहले परख देख सुन लीजिए, और वहाँ पर देखिए हो सकता है आपके परखने में दिक्कत है, उनको दे दीजिए। और आप देखिएगा तो लगभग आपको 250 के करीब आपका इस पर 250 प्लस आपका कंटेंट अभी इस पर होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ बढ़ते ही रहता है, तो ये बढ़ेगा और आपके अनुकूल आपके प्रिपरेशन में मदद करेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ का जिस चीज़ का प्रिपरेशन इस बेसिस पर आप कर सकते हैं। तो अब आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।